चैंपियंस एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फटाफट वन शॉट वीडियो हम लोग इसके ऊपर करेंगे, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, सारी डेरिवेशंस होंगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस बच्चों, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी के हिसाब से करंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। यस, अगर आप बात करें करंट की बच्चों, एक्चुअली करंट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कंडक्टर में, यस बच्चों, किसी भी कंडक्टर में, यस वी आर गोइंग टू कंसीडर कंडक्टर में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितना तेजी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, ऑब्वियसली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कितना तेजी से चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट की अगर आप दो तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, एज यू नो। यस बच्चों, एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं। एवरेज हमेशा कोई भी चीज़ का एक टाइम इंटरवल का निकाला जाता है। जी हाँ बच्चों, टाइम इंटरवल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग टाइम T1, फाइनल टाइम T2, मतलब इस टाइम इंटरवल गैप में, मतलब T2 माइनस T1 की बात कर रहे हैं। यस गाइज, और दूसरा हम लोग निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस हम लोग कैलकुलेट करते हैं दूसरा, दैट इज़ फॉर अ टाइम T1, फॉर एनी टाइम T1 XYZ। यस बच्चों, तो एक गिवन टाइम के लिए हम लोग निकालते हैं। तो एवरेज हम लोग निकालते हैं हमेशा एक टाइम इंटरवल के लिए, और किसी गिवन इंस्टेंट पे हम लोग निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज करंट अगर निकालना है हम लोगों को तो IAVG होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। यस बच्चों, दैट इज चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम इज एवरेज करंट। बेसिकली अगर आप बात करें इंस्टेंटेनियस करंट की, तो इंस्टेंटेनियस करंट होता है INS इज इक्वल टू DQ बाई DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यस बच्चों, DQ बाई DT हमारा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। बच्चों, करंट की डायरेक्शन हमेशा हम लोग जनरलाइज करके मान के चलते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा इट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बेसिक सी जानकारी है। जैसे कि आप अगर मान लें बच्चों, यस, इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर लाइक हमारे पास एक कंडक्टर है एंड वी हैव कनेक्टेड विद द बैटरी और सेल। ये हमने एक सेल मान लिया। इसका बड़ा वाला जो हेड होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव लेते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव की तरफ एंटर करेगा। ये बेसिक बात है बेटा। करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। करंट इज हैविंग, देखो करंट इज हैविंग, अच्छा इसकी एसआई यूनिट मैंने नहीं बताई शायद, एसआई यूनिट पहले बता देता हूँ। करंट की एसआई यूनिट बच्चों, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। एम्पेयर होती है बच्चों, और एक एम्पेयर अगर आप लिखें तो होती है 1 कूलाम पर सेकेंड के बराबर। दिस इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। दिस इज अ सिंपल थिंग। तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड भी हम लोग लिख देते हैं मित्रों। यस, दीज आर द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। यस बच्चों, मैं बात कर रहा था करंट के बारे में। करंट के पास, करंट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। या इट इज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट इज़ हैविंग डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इवन इफ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज, ये वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करती मित्रों, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। बेसिकली बेटा अगर हम टाइप्स ऑफ द करंट की बात करें, टाइप्स दो हम मान के चलते हैं। हम दोनों पढ़ेंगे इसी 12th क्लास के सिलेबस में। AC हम आगे पढ़ेंगे, DC अभी हम चर्चा करेंगे। यस, तो आपने नाम सुन ही लिया मेरे मुंह से। दैट इज़ पहला होता है AC करंट, यस, दूसरा होता है DC करंट। या पहला दूसरा कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी को भी कैसे भी लिख सकते हो। AC स्टैंड्स फॉर, अगर आप AC को लिखें फुल फॉर्म में तो AC स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, जो अपने टर्मिनल्स चेंज करता रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ बच्चों, DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। इनको हम लोग डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं बच्चों। अगर आप AC की बात करें तो AC में खासियत क्या होती है, AC कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। यस बच्चों, AC की जनरली अगर आप मान के चलें तो AC ऐसी
मान लीजिए इस एक्सिस पे आपने आई लिया, इस एक्सिस पे टी लिया, तो एसी अपने टर्मिनल्स लगातार चेंज करती रहेगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अपने टर्मिनल्स लगातार चेंज करेगी। बट डीसी की खासियत ये है, डीसी अपने टर्मिनल्स चेंज नहीं, जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी, डीसी अपने टर्मिनल्स को चेंज नहीं करेगी बच्चों, डीसी अपने टर्मिनल्स को फिक्स रखेगी। या तो ऐसे रहेगी, एक आई कांस्टेंट रहेगा टाइम के हिसाब से, या फिर कई बार ऐसा आपने देखा होगा, यस कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि डीसी का टर्मिनल चेंज नहीं हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, अपने टर्मिनल्स को चेंज नहीं करती है डीसी, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, वो मैं थोड़ा सा आपको सेल और उसकी एनालिसिस बता दूं कि सेल क्या होता है, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। जी हाँ बच्चों, सेल क्या होता है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। सेल इज एग्जैक्टली सिंपली जो हमारे वोल्टेज सप्लाई देगा, वोल्टेज की सप्लाई देगा, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल ऐसा होता है, इसका बड़े वाला हेड पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। कई सारे सेल्स को अगर हम जोड़ देंगे, यस कई सारे सेल्स को अगर हम जोड़ देंगे तो एक बैटरी बन जाएंगी, तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यस, तो हमारा नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपको सीखना चाहिए बच्चों, कैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर आप बात करें बच्चों, तो अगर आप बहुत सारे सेल्स को अगर आप जोड़ देते हैं, यस दीज आर द वेरियस सेल्स E1, E2, E3, E4। अगर बेटा इनके टर्मिनल्स ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव जुड़े हैं, तो आप सिंपली जो नेट EMF लेंगे वो सिर्फ जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यस लाइक दैट। आप ऐसे सिंपली जोड़ देंगे अगर अपोजिट टर्मिनल वाइज जुड़े हुए हैं। यस, अगर अपोजिट टर्मिनल, बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट केस। अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ मित्रों, तो अगर हम पहला केस लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव, और ये E1 है और ये E2 है, तो नेट EMF आपका E1 माइनस E2 के बराबर होगा। जी हाँ बच्चों, तो ये बेसिक जानकारियाँ हो गई। अगर बेटा दोनों पोलैरिटी, इसमें भी यही हम लोग E1 को बड़ा ले रहे हैं E2 से, ये भी ध्यान रख लेना इसमें। तीसरा केस वही सिंपल सी बात है जो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हैं, यस लाइक दैट, अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हैं E1 और E2, तो नेट EMF हो जाएगा E1 माइनस E2 इन दिस केस ऑल्सो। यस बच्चों, दिस इज़ द बेसिक थिंग। मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि मटेरियल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। वो तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बिहाफ पे ही होता है ये भी। दैट इज़ पहला कंडक्टर्स, पहले होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के पास क्या होता है बच्चों, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज को फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह से हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो कंडक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द करंट, वो करंट को फ्लो करवा सकते हैं। दूसरे होते हैं आपके दूसरे को क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे, सिंपल सी बात है, इंसुलेटर्स। सेकेंड इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये कोई भी कनेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल नहीं करते हैं। यस, नाम बता रहा हूँ बच्चों, आपको पता होना चाहिए फटाफट, इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में तो खैर कभी पूछा जाएगा ये। यस, सेमी कंडक्टर, आपको इसके ऊपर लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस में है, तो उसके ऊपर हम डेप्थ में पढ़ेंगे। सेमी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे, अगर प्योर सेमी कंडक्टर है तो रूम टेम्परेचर पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे बच्चे, तो बच्चे बॉन्ड मतलब रूम टेम्परेचर में बहुत कम कनेक्टिविटी होगी, ऐसा बोलिए आप। 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 पे बिल्कुल ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बच्चों, तो उसके कारण हमारे सेमी कंडक्टर्स में भी करंट ना के बराबर ही फ्लो करता है, इसलिए उसके अंदर डोपिंग वगैरह की जाती है, डोपिंग करके P टाइप N टाइप बनाया जाता है, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए बच्चे, अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ क्या है हमारे टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली। अगर आप बात करें बच्चों, वी हैव टेकन अ कंडक्टर ओवर हियर, हमने एक कंडक्टर ले लिया बच्चों। कंडक्टर में हमारे पास ढेरों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज आर गोइंग टू मूव इन द जिगजैग पाथ। यस गाइज,
अगर हम एक कंडक्टर ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें ढेरों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज आर गोइंग टू मूव इन द रैंडम मोशन, उनका रैंडम मोशन होता है, मतलब वो इधर उधर ऐसे वैसे मतलब कैसे भी भागते हैं। तो उस रैंडम मोशन के कारण उनके पास बेटा इनिशियल वेलोसिटीज़ तो होती हैं, रैंडम मोशन के कारण उनके पास वेलोसिटीज़ तो होती हैं, जो नेट एवरेज वेलोसिटी आती है उन सब की, लेटस से हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेटस कंसीडर, लिख देता हूँ प्रॉपर, लेटस से, यस, लेट अस कंसीडर वी हैव n इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज, हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज, क्या क्या है इनिशियल वेलोसिटीज, u1, u2, u3, u4 डैश 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 अप टू un। यस बच्चों, हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास un वेलोसिटीज़ हैं। तो बच्चों क्या होता है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं सबका, तो एक्चुअली में क्या होता है, लेट्स से ऐसे सपोज करते हैं कि u1 आपका इधर की तरफ है, तो बेसिकली u2 इधर की तरफ होगा, u3 इधर की तरफ होगा, u4 इधर की तरफ होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा एक्चुअली में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी मूव करने की, वो जीरो रहेगी, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव। तो ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, द एवरेज ऑफ n वेलोसिटीज इज जीरो। जी हाँ बच्चों, n वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है मेरे प्यारे मित्रों, दैट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज जीरो। तो क्या होता है, अगर हम अप्लाई कर देते हैं बैटरी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, जब हम बच्चों बैटरी अप्लाई कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यस, बैटरी जब हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक डिफाइंड मैनर में फ्लो करने लग जाते हैं। वो तो बात की बात है, सबसे पहले जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो वी पोटेंशियल के कारण ई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ बच्चों, वी पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके ई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर वी पोटेंशियल के कारण ई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर ये नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन। यस बच्चों, तो हमारा जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू कितना होगा माइनस ई के बराबर, और ई हो जाएगा दिस वन, फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी F बराबर ma के, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय कंबाइनिंग 1 and 2, बाय कंबाइनिंग 1 and 2, एक और दो से हमें पता लगा कि भैया ma मास ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इज E इंटू ई हो जाएगा। then we can say that minus E by m is the acceleration which is going to be experienced by the given charge particle। जी हाँ बच्चों, अच्छा अब बच्चे एक्सेलरेशन होगा तो बॉडीज के पास जो उनके पास सारी, यस इक्वेशन नंबर शायद गलत हो गई, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज फ्रॉम 2 and 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यस बच्चों, इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, लेट इट बी। हम बात करते हैं बेटा, जो ये हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पहले तो नेट वेलोसिटी कितनी एक्सपीरियंस कर रहे थे, नेट वेलोसिटी उनकी जीरो थी, मतलब नेट जीरो था, लेकिन जब आप बैटरी लगा देंगे तो पिक्चर में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब जब एक्सेलरेशन आ गया पिक्चर में मित्रों, तो उनकी वेलोसिटीज़ बदल जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वेलोसिटीज़ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विल बी, वेलोसिटीज़ क्या हो जाएगी, v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगी, तो v1 बराबर u1 प्लस ए टू वन हो जाएगा। यस, दिस इज फर्स्ट, आई मीन फर्स्ट फॉर द फर्स्ट चार्ज, ऐसा बोलिए, फर्स्ट इक्वेशन नहीं। सिमिलरली v2 बराबर u2 प्लस ए इंटू टू हो जाएगा। सिमिलरली v3 बराबर u3 प्लस ए इंटू 2 हो जाएगा, डैश 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 अप टू vn इज इक्वल टू un प्लस ए इंटू 2n हो जाएगा। यस, 2 इज द टाइम ओवर हेयर, ध्यान रखेंगे बच्चों,
तो टर्म हम यहाँ पे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। यस, आपको ध्यान रखना है, फटाफट बताना है, इसलिए मैं आपको चीज़ों को बहुत डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो जो वेलोसिटीज़, जो फाइनल वेलोसिटीज़ एक्वायर की गई वो v1, v2, v3, v4 अप टू vn था। तो हम लोग लिखते हैं द नेट एवरेज फाइनल velocities acquired by चार्जेस जो नेट फाइनल वेलोसिटीज एक्वायर करेंगे उनका एवरेज जो होगा उसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? जो हमारे फाइनल वेलोसिटीज बॉडीज ने एक्वायर करी है, यस, v1, v2, v3, v4, vn तक, इन सभी वेलोसिटीज़ का जो एवरेज होता है मित्रों, उन सभी वेलोसिटीज़ के एवरेज को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 अप टू vn अपॉन में n। This is the net final velocities acquired by the electrons and this vd is nothing but drift velocity। अगर आप ध्यान से समझें बच्चों तो मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, देखो ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब होता है, जैसे आपने गेम वगैरह खेले होंगे तो उसमें ड्रिफ्टिंग हम यूज़ करते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती घसीटना। यस, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे जब हम फोर्स लगाते हैं, देन दे गॉट ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू positive terminal. So this velocity is known as drift velocity. Okay, let it be. We are going to solve it further. तो vd is equal to मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? That will become u1 plus a to 1 u2 plus a into to 2 dash 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 up to un plus a to n होल अपॉन में n हो जाएगा मित्रों। यस, होल अपॉन में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। देन वी विल राइट लाइक vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 डैश 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 अप टू un अपॉन में n। a इनमें कॉमन हो जाएगा, टो 1 प्लस टो 2 डैश 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 अप टू टो n अपॉन में n हो जाएगा। मित्रों दिस इज जीरो एज पर इक्वेशन नंबर 1। आपको पता ही है इक्वेशन 1 से आप लोगों को बताया गया ये जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। तो फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd किसके बराबर हो जाएगी? दैट इज a। दिस टर्म इज नोन एज एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, दैट इज बेसिकली नोन एज टर्म्ड एज और नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यस बच्चों, इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बच्चों? दिस इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम देते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू। टू इज द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, दैट इज टू। तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्या हो गया? ए हो गया आपका ई टो अपॉन एम। ए की वैल्यू बच्चों मैंने ये पुट कर दी। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई टू बाई एम। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन आप हटा सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो बातें आपको ज़रूरी ध्यान रखनी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जी हाँ बच्चों, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, इस कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे फटाफट बच्चों, दैट इज अवर रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, रिलेट द मतलब प्रूव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन, यस बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। आई और वी डी के बीच में हम रिलेशन प्रूफ करने वाले हैं। फटाफट सभी बच्चे लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, आप अगर एक जनरल फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, इसको हम प्रूव करेंगे। एग्जाम में इसका प्रूफ बेटा डायरेक्ट आता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्या चीज़ किस चीज़ का रोल प्ले करता है वो बता देता हूँ। एन होता है नंबर डेंसिटी, यस बच्चों, एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 10 की पावर माइनस 19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यस, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, वी डी इज वॉट,
VD इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग सॉरी वी आर गोइंग टू कंसीडर अ कंडक्टर। यस बच्चों, कंडक्टर के पास ढेरों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज आर मोबाइल इन नेचर, ऑब्वियसली दे कैन मूव। यस बच्चों, कंडक्टर का एरिया ए है, लेंथ एल है, एंड मैं कुछ कंसिडरेशंस ले रहा हूँ। लेट अस से या सपोज आप लिख लीजिए, सपोज, जी हाँ बच्चों, सपोज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ जी, यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके बच्चों, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड दीज आर द बेसिक एनालिसिस। सबसे पहले बच्चा हमें करंट को I इज इक्वल टू NAVD प्रूव करना है। बच्चों एज वी नो दैट, आप लोग क्या जानते हैं कि करंट को अगर हमें जनरलाइज लिखना हो, दिस इज चार्ज अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है बच्चों, देखो हमारे इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, ओके, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मैं टाइम निकालूंगा, टाइम टू क्रॉस द कंडक्टर, क्रॉस द कंडक्टर, यस बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई VD हो जाएगा। यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस अपॉन, देखो आपको ये पता नहीं है कैसे आया, तो आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, t, डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखेंगे, तो डिस्टेंस L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी इज द VD ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो टाइम इज इक्वल टू L अपॉन VD हो जाएगा बच्चों। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज इन अवर इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, दिस इज द टाइम। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज बच्चों कि हमें रिलेशन प्रूव करना I और VD में। जरा छोटी छोटी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे, हम लोग सपोज कर चुके हैं कि n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी क्या होता है बच्चों, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N मान लेते हैं, एंड वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का। जैसे हमने एक कंडक्टर लिया बच्चों, इसका लेंथ L है और एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू L हो जाएगा। यस बच्चों, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो V हम अभी फिलहाल लिख दे रहे हैं, लेकिन आप समझ पाएंगे दिस इज नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो स्मॉल n इंटू वी आएगा। v किसके बराबर है, v है आपका a इंटू एल के बराबर, तो n की वैल्यू आ जाएगी NaL। यस बच्चों, n की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस बच्चों, दैट इज NaL। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, यस, तो Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। यस गाइज, तो हमारा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी NaL। यस, या तो बच्चों चार्ज जो होता है Ne होता है। अगर आप ध्यान समझें तो हमने नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हो गए NaL। अगर E से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू NaLe। यस गाइज, दैट विल बिकम NaLe। This will be your exactly total number of charge. This is equation number 2. As we know that current is given by charge upon time. Yes बच्चों, charge upon time, charge हम already निकाल चुके हैं, NaLe होता है। Time क्या होगा, time will be exactly, that will become L by VD. Time will be L upon VD, L cancels L, that will give you NeAVD. The total current will be given by NeAVD. This is the relation between current and drift velocity. Yes guys, that will be a relation between current and drift velocity. This is the second proof that we need to prove. Yes बच्चों, the next is like Ohm's law, dependency of resistance and everything we are going to discuss. जी हाँ बच्चों, कंटिन्यूटी में है इसके टॉपिक, तो मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, डिडक्शन ऑफ Ohm's law and everything. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज आवर Ohm's law। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों Ohm's law। पहले हम Ohm's law समझेंगे, ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस समझेंगे और सारी चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहली बात हमें जानना पड़ेगा बच्चों ओम्स लॉ क्या होता है एग्जैक्टली। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यस बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द voltage applied across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. It means to say that बच्चों yes, अगर आप एक कंडक्टर ले लेते हैं बच्चों yes, और उसको वोल्टेज बैटरी से आप कनेक्ट कर देते हैं V वोल्टेज से, तो जितना हाई आप एक्चुअली बेटा जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। देखो दो वर्ड्स होते हैं V और I, मैं दोनों का एक फिजिकल मीनिंग बता देता हूँ। देखो बच्चों, वोल्टेज का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा बच्चों, उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। यस, एंड आई इज द करंट। आई इज करंट का मतलब, करंट इज बेसिकली आपको बताया स्टार्टिंग में ही मैंने, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज आपका करंट होता है और वी इज द वोल्टेज, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज। यस गाइज, तो रूल क्या कहता है कि एक्यूमुलेशन वोल्ट मतलब वोल्टेज का चार्ज जितना ज़्यादा एक्यूमुलेटेड रहेगा उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। दैट इज द बेसिक रूल, दैट इज V इज इक्वल टू आई, V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब द वोल्टेज द पोटेंशियल अक्रॉस द गिवन कंडक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज़्यादा करंट उसमें प्रोड्यूस होगा। जी हाँ बच्चों, यहाँ से एक रूल निकल के आया कांस्टेंट का, कांस्टेंट आपका लिया जाएगा R। R इज नोन एज द कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट, द नेम ऑफ द कांस्टेंट इज, सभी लोगों को पता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या होता है ये कांस्टेंट? दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट वी विल लर्न इन अ डेप्थ। अभी हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं बच्चे लोग। तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया यहाँ पे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई। R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? यू कैन राइट लाइक R इज इक्वल टू V बाई आई। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, यू ऑल आर अवेयर। अगर SI यूनिट की बात करें R की, तो R की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम्स, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। एक ओम की बात करें अगर आप, तो 1 वोल्ट पर एम्पेयर होती है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर। यस गाइस, दैट विल बिकम 1 वोल्ट पर एम्पेयर। जी हाँ बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, दैट इज 1 वोल्ट पर एम्पेयर। अब हम और जनरलाइज करेंगे चीज़ों को। देखो बच्चे, जितनी भी मटेरियल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो कंडक्टर्स होते हैं या कोई भी चीज़ जो करंट को फ्लो कराती है, उनको हम दो पार्ट्स में, मटेरियल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। यस बच्चों, एक होता है आपका ओमिक डिवाइसेस एंड द सेकेंड वन इज नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो हम फर्स्ट के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों, दैट इज ओमिक डिवाइसेस। ओमिक, जस्ट अ सेकेंड, that will become ohmic devices। ओमिक डिवाइसेस, ओमिक कौन सी होती है? जितने भी कंडक्टर्स होते हैं जिनके लिए V इज प्रोपोर्शनल। अगर V प्रोपोर्शनल I का ग्राफ भी बेटा कभी कभी ड्रॉ करने को बोल देते हैं, तो आपको बता देता हूँ, वैसे बहुत सिंपल है। यस, दैट विल बी ग्राफ, जस्ट अ सेकंड, ग्राफ ऑफ दिस वन इज लाइक दैट। यस बच्चों, द ग्राफ ऑफ दिस वन इज लाइक दैट, एंड इसमें क्या होगा, V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसमें क्या होता है, और V और I का अगर स्लोप निकालें, दिस एंगल इज स्लोप, थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसका आप स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होगा, डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो स्लो और डेल्टा V बाई आई क्या होता है, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। तो स्लोप इज गोइंग टू बी लाइक, अगर आप स्लोप की बात करें बच्चों, तो ये आपका रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यस गाइज, दिस इज द बेसिक थिंग। खैर लेट इट बी, हम बात करते हैं अपने फिर से मटेरियल्स की। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है ओमिक डिवाइसेस, दूसरा होता है नॉन ओमिक डिवाइसेस, दैट इज नोन एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। गाइज एंड गर्ल्स, सभी प्यारे बच्चों, अगर आप ओमिक डिवाइसेस की बात करें, तो ओमिक डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच फॉलोज ओम्स लॉ, विच फॉलोज ओम्स लॉ। जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, दोज आर नोन एज ओमिक डिवाइसेस। दीज डज नॉट फॉलोज ओम्स लॉ, डज नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखें अगर इन जनरल, तो ये आपके कैसे हो गए, ये ग्राफ हो गया आपका ऐसे एंड ऐसे। यस गाइज, दिस इज ओमिक डिवाइसेस। इसमें आपका V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गया। बेस्ट एग्जांपल इसके हैं कंडक्टर्स। जितने भी जनरली कंडक्टर्स
ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरे नॉन ओमिक होते हैं। नॉन ओमिक के लिए बच्चों अगर आप ग्राफ ड्रॉ भी करोगे वी और आई का तो ग्राफ नॉन लीनियर आएगा। यस, इसमें आपका लीनियर ग्राफ मिलेगा आपको और इसमें आपको मिलेगा नॉन लीनियर ग्राफ। एग्जाम्पल इसके बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों होते हैं सेमी कंडक्टर्स। कौन से? सेमी कंडक्टर्स। यस, तो दिस इज द बेसिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम प्रूफ करेंगे, जिससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस बता दूं बच्चों, उसी के बाद हम ओम्स लॉ का प्रूफ करेंगे, रेजिस्टिविटी की वैल्यूज निकालेंगे एंड वी विल फाइंड एवरीथिंग इन दैट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द नेम इज डिपेंडेंसी ऑफ आर। द टॉपिक नेम इज डिपेंडेंसी ऑफ आर। डिपेंडेंसी ऑफ आर। अब ये डिपेंडेंसी ऑफ आर क्या होता है? देखो, मान लेते हैं बच्चों एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। यस, वी आर गोइंग टू कंसीडर वी हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है बच्चों। यस, वी हैव टेकन अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। यस, and that resistance is of, yes, that resistance is of L length and A is the area of cross section, and area of cross section A is the area of cross section। guys and girls, सही प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो रेजिस्टेंस जो होगा उसका, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हमारा टॉपिक है बच्चों। अगर आप जनरली बात करें, रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जितनी ज़्यादा, यस गाइज, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2। जी हाँ बच्चों, यहाँ से हमें मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यस, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है बच्चों रो। रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो इज व्हाट? रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो भैया क्या क्या है? रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस आपका एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया पे देखो, जितना ज़्यादा ब्रॉड रास्ता रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा। कंबाइन करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो। रो क्या होता है बच्चों? रो रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ऑब्वियसली लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता। रो एक कांस्टेंट चीज होती है जो मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। तो दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब इसका मतलब क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल का मतलब ये हो गया, अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे, जैसे आप कॉपर की जगह, सॉरी, लोहे की जगह कॉपर लिया है, कॉपर की जगह सिल्वर लिया है, तो रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। मतलब जितना अच्छा कंडक्टर होगा रेजिस्टिविटी उतनी कम रहेगी। तो यहाँ पे मैं पड़ोस में लिख दे रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। यस, दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यस बच्चों, दैट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। आप सबको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो भी हम निकाल लेते हैं। देखो, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए। आर इंटू ए बाई एल होता है। आर की यूनिट होती है ओम, ए होता है मीटर स्क्वायर और एल होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। रो की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? द यूनिट ऑफ रो विल बी ओम मीटर। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज ओम मीटर। यस गाइज एंड गर्ल्स, सही प्यारे बच्चों, अभी हम बात करेंगे। देखो, रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी एंड 1 बाई रो। 1 बाई रो को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर कंडक्टिविटी। प्यारे प्यारे बच्चों, जी हाँ, दिस विल बी योर कंडक्टिविटी, दैट इज 1 बाई रो। ऐसा यूनिट की बात करें बेटा, तो रो की यूनिट ओम मीटर हो गई, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। सिमिलरली बेटा, रेजिस्टेंस का उल्टा, यस जस्ट अ सेकेंड, द रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, दैट इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों वो होगा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, दैट विल बी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में, बोर्ड्स में पूछ चुका है, तो सभी बच्चे इसको बहुत शांति के साथ देखें। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ।
देखो बच्चों, हमें ओम्स लॉ को प्रूव करना है। हाउ वी नीड टू प्रूव दिस ओम्स लॉ। देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। वी हैव टेकन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। हमने एक कंडक्टर ले लिया बच्चों, वही कंसिडरेशन, उसको वी बैटरी से लगा दिया। एल लेंथ का कंडक्टर है बच्चों, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा आई, इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी डी। जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको कंसिडरेशन में करना है। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैविंग एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई। यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज वी डी एंड आई करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू इट। यस बच्चों, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है वन शॉट में, और क्रैश कोर्स की तरह चल रहा है ये 12th में। यस बच्चों, हाँ जी दोस्तों, एज वी आर गोइंग टू अप्लाई अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, यस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई विल बी इक्वल टू वी बाई एल। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आप लोगों को क्या पता है, एज वी नो दैट, हम फिर से ऊपर की इक्वेशन पे चलेंगे, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी पे, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एज मी नो दैट, क्या जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों हम जानते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वैर सबके बारे में चर्चा कर चुका हूँ मैं पहले इसी लेक्चर में। जी हाँ बच्चों, तो हम लोगों को बेसिकली प्रूफ करना है ओम्स लॉ, दैट इज वी बाई आई, या वी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो बच्चों, ओम्स लॉ जब हमने पढ़ा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ओम्स लॉ जब हमने पढ़ा है आर इज द रेजिस्टेंस, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ओम्स लॉ ये कहता है कि वी बाई आई जो होता है वो आर होता है, वो तो ठीक है, लेकिन v बाई आई इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब जब आप v बढ़ाएंगे तो आपका r भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दैट वी हैव टू प्रूव एग्जैक्टली। यस बच्चों, चलिए तो हम रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, हमने सारी कंसिडरेशन ले ली, i इज इक्वल टू एन ई वी डी ले लिया। खैर, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, किसकी वैल्यूज क्या पुट करेंगे, चलिए। i इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की वैल्यू होती है ई ई टू बाई एम। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं रख रहे हैं। E की वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं, V बाई एल। यस बच्चों, V बाई एल, ये आप देख सकते हैं V बाई एल होगी, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए V बाई एल इंटू एम इंटू टू हो जाएगा। दिस विल बिकम I। बच्चों V को आप उधर ले जाओ, उधर मतलब इन द सेकेंड अपॉन में, इस V को हम लोग इस तरफ यहाँ पे अपॉन में ले जाएंगे। जी हाँ बच्चों, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा आई अपॉन वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टू अपॉन एल इंटू एम। रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा वी बाई आई इज इक्वल टू एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टू। बच्चों देखो, एल इज द, ध्यान से देखेंगे सभी चीज़ें, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कांस्टेंट है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है। नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि v बाई आई विल बी कांस्टेंट, क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका कांस्टेंट रहेगा। जी हाँ बच्चों, तो आप लिखेंगे v बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो ओम्स लॉ इज रिड्यूस्ड, ओम्स लॉ इज प्रूव्ड। जी हाँ बच्चों, मतलब यहाँ से हमें अगर हमें बताया जाए तो ये जो आपको ये गोला दिख रहा है, यस एल एम अपॉन, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू, ये किसकी जगह पे आ गया, रेजिस्टेंस की जगह पे आ गया। इस बात का खास ध्यान रखा जाए। तो अगर हम R की वैल्यू लिखते हैं यहाँ नीचे, R इज इक्वल टू दैट विल बिकम एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टू। यस गाइज, दिस विल बिकम रेजिस्टेंस। मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बच्चों उसका एडजस्टमेंट करते हैं, m अपॉन एन ई स्क्वायर टू एल बाई ए। बच्चों ध्यान से समझो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट m अपॉन एन ई स्क्वायर टू। ये तो सारी बातें हो गई आपकी जो समझनी चाहिए। यस बच्चों, अगर आप ध्यान से समझें तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा, रो एल बाई ए हो जाएगा, रो हो जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टू एल बाई ए। अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें बच्चों, तो रेजिस्टिविटी R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m अपॉन एन ई स्क्वायर, रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी जो रो की वैल्यू आएगी मित्रों वो कितनी आएगी, m अपॉन एन ई स्क्वायर, टू विल बी द वैल्यू ऑफ रो मेरे प्यारे बच्चों। और रो की यूनिट आप पहले ही निकाल चुके हो, दैट इज
ओम मीटर। क्या होती है रो की यूनिट? ओम मीटर होती है बच्चों। दैट वी हैव लर्न फ्रॉम हेयर। यस बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। यस गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। यस बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, आप ऐसे बोलें तो भी ठीक रहेगा। दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बच्चों अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह जो पूछे जाते हैं वो आपके कंडक्टर्स के ऊपर पूछे जाते हैं। अगर एक कंडक्टर के लिए बात करें, फॉर अ गिवन कंडक्टर, तो हम पहला हमारा कंडक्टर के लिए ही पढ़ रहे हैं। ग्राफ वगैरह एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। बच्चों एक कंडक्टर के लिए द टेम्परेचर, देखो मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिखता हूँ कि एट T1 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस था R1 या R0 बोल दो आप, एंड एट T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने पे टेम्परेचर उसका हो गया RT। तो दोस्तों जो RT होता है, RT रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब डेल्टा T का मतलब क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। दैट इज डेल्टा T आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, डेल्टा T इज T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। जी हाँ बच्चों, ये ध्यान रखेंगे कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। यस गाइज, तो ये बात ध्यान रखेंगे, T1 डिग्री सेल्सियस और T2 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर का गैप आएगा। यस बच्चों, यहाँ से कभी कभी अल्फा की वैल्यू पूछ लेता है तो उसको भी हम डराइव कर लेंगे फटाफट। तो RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T। यस गाइज, तो यहाँ से हम अगर सॉल्व भी करते हैं तो RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T कितना हो जाएगा? दैट इज T2 माइनस T1। दैट विल गिव यू अल्फा। दैट विल गिव यू क्या हो जाएगा बच्चों? यह आपकी अल्फा हो जाएगी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा। बच्चों अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं, एग्जाम में बार बार इसके ऊपर ग्राफ पूछ लेता है कि आप ग्राफ बनाओ रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। रेजिस्टेंस का अगर टेम्परेचर के साथ आपका ग्राफ बनाओ बच्चों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये ग्राफ हमारा जनरली कॉपर के लिए होता है। जी हाँ बच्चों, दिस ग्राफ इज़ फॉर Cu और कॉपर। आप समझें तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस आपका बॉडी का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर के लिए या किसी भी कंडक्टर के लिए। सिमिलरली बच्चों इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली सेम। तो आपको नेक्स्ट ग्राफ इंसुलेटर और कंडक्टर्स के लिए हमारा ग्राफ बहुत ज़रूरी है मित्रों। यस, देख लेते हैं उन ग्राफ्स को क्या क्या कहते हैं, ग्राफ कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में, यस रेजिस्टेंस जो इंसुलेटर और कंडक्टर में होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तो आप किसी भी किताब में देखेंगे, अगर स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे तो आपको डायरेक्टली ग्राफ यहाँ पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मिलेगा। बेटा सेम रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम है, क्योंकि देखो बेटा ये जो इफेक्ट टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पे पड़ता है सेम इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे पड़ता है। तो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी भी कभी कोई पूछ लेता है, दैट विल बी सेम, बट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। कुछ भी चेंज नहीं करना, जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी कर देना है। दैट इज रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस, जस्ट अ सेकेंड। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। जी हाँ बच्चों, दैट विल बी रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट इज टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा मित्रों। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट थिंग कि रो जो होता है हमारा, रो और टी का जो टेम्परेचर का रिलेशन होता है रो का टी के साथ। कंडक्टर के लिए आपका ऐसा ग्राफ हो जाएगा फॉर कंडक्टर। यस, अगर हम बात करते हैं किसके लिए, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर के लिए,
तो रो और टी का ग्राफ हो जाएगा ऐसे। बेटा एक बार निक्रोम, एनसीईआरटी में निक्रोम एक एलॉय है निकल और क्रोमियम का, उसका ग्राफ भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आप वो ग्राफ भी ध्यान रखेंगे। जी हाँ बच्चों, दैट इज रेजिस्टिविटी रो का टेम्परेचर के साथ निकल और क्रोमियम एक एलॉय है, इसके लिए भी ग्राफ आपका ऐसा होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बेटा कलर कोडिंग इस साल के सिलेबस में हटाया गया है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत क्रूशियल है, आपको पता ही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंसेस को, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए बच्चों, दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। यस, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है बच्चों। यस, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आई विल बी सेम, करंट विल बी क्या रहेगा मित्रों, करंट आपका सेम रहेगा सीरीज में। जैसे चार्ज सेम होता था कैपेसिटर्स में, सेम यहाँ पे करंट सेम रहेगा सीरीज में। बच्चों करंट सेम रहेगा बट वोल्टेज डिफरेंस रहेगा, उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो भी चलो हम देख लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों, यस वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस। पहला है R1 रेजिस्टेंस, दूसरा है आपका R2 रेजिस्टेंस, तीसरा है आपका R3 रेजिस्टेंस, एंड वी हैव कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी V, potential is V1, V2 and V3. V1, V2, V3 are the potentials that we have got across the resistances. बच्चों ध्यान समझो, अगर तो these all are in series, तो सबके क्रॉस करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो एक बात हम समझ सकते हैं, अगर हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, V1, V2 और V3 में। जी हाँ बच्चों, V1, V2 और V3 में। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3। कब वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा और R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, I दोनों तरफ से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन सीरीज हम सीधे रेजिस्टेंसेस को जोड़ देंगे मित्रों। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आपको पता ही होगा, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंबाइन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों हम लोग रेजिस्टेंसेस मान लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस है R1, यस, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, यस गाइज, एंड द थर्ड रेजिस्टेंस दैट इज R3। हमने 3 रेजिस्टेंसेस जोड़ दिए पैरेलल में, एंड वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। हाँ जी, V वोल्टेज की बैटरी लगा दी। बच्चों इसी ध्यान रखेंगे, जैसे सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है एंड करंट जो रहता है सभी के अक्रॉस दैट इज डिफरेंट। करंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। लेट्स से बच्चे वी हैव टेकन अ वोल्टेज V। अब यहाँ पे हमने I करंट इसने निकाला, तो I करंट निकाला तो ये करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा I1, I2 और I3। यस बच्चों, I1, I2 एंड I3। अगर नेट I की अगर आप बात करें, यस, इफ़ वी आर गोइंग टू कंसर्न अबाउट नेट I, तो आपको हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। नेट I आपके किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। बच्चों देखो, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा V बाई आर, दिस इज V बाई R1, दिस इज V बाई R2 एंड दिस इज V बाई R3। V कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा V कॉमन होके, तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जी हाँ बच्चों, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 is the net resistance of the in the parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको सिंपली रिवर्स करके आपके रेजिस्टेंसेस को जोड़ देना है। बच्चों ये तो हो गई बेसिक बात, और हम ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें कभी कभी एग्जाम से पूछ लेता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, तो वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं, और एक छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की डेरिवेशन है वो भी हम लोग समझ लेंगे। जी हाँ बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं
जो यूज़ होती हैं, तो मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी पार्ट आएगा आपका किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें इनका यूज़ होगा। पहली बात तो मोबिलिटी, आप डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स की डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जामिनर। मोबिलिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वी डी अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। दैट इज वी डी अपॉन ई इज इक्वल टू म्यू। नेक्स्ट टर्म हमारा जो इस यहाँ पे यूज होता है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे? आप छोटी सी बात समझ लें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सेल, अगर एक सेल कंसिडर कर लेते हैं, तो सेल के अंदर बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यस, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेड अप ऑफ आयंस, तो आयंस कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ions of the electrolytes present in the cell. तो resistance offered by resistance offered by electrolytes, yes, electrolytes of cell is called इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था, कई बार बुक्स में आपको लिखा मिलेगा ऐसे 10 वोल्ट 0.2 ओम। इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि 10 वोल्ट तो उसकी कैपेसिटी है, और उसके अंदर 10 वोल्ट तो उसका ईएमएफ है, और उसके अंदर जो 0.2 ओम है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कौन? सेल इतना मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट दिस थिंग। हमारा नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का एक छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों, कैसे आता है वो भी देख लेते हैं, क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यस बच्चों, टॉपिक है हमारा, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। दोस्तों अगर आप बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की, तो क्या चीज़ होता है वो हम देखते हैं। देखो, एज पर प्रीवियस डेफिनेशन हमने देखा बच्चों कि भाई जो एक सेल है वो, मतलब एक सेल है उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो आपका रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, वो होता है आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दैट वी हैव टू प्रूव नाउ। चलिए बच्चों इस डेफिनेशन को प्रूव भी कर लेते हैं। यस बच्चों, तो हम बात कर रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बोला ई अपॉन वी अपॉन -1 टू आर। बच्चों इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रोल प्ले करती है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए बच्चों देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। देखो बच्चों इसमें क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, अगर मैं एक बैटरी ले लूँ, लेट्स से वी हैव टेकन अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैटरी इज आर, we have connected an external resistance capital R through this battery। इस EMF के मतलब हमने इस बैटरी से R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया बच्चों। तो दिस इज द बेसिक सर्किट। अब इसको ब्रेक करते हैं, अगर हम प्रॉपरली ब्रेक करते हैं तो हम इसको EMF की बैटरी तो E लगा देते हैं, और उसके बगल में एक छोटा सा स्मॉल r एक्सटर्नल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब हमें क्या करना है बेटा, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों, पहले अगर आपको E, दो टर्म्स हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे, एक तो हमने टर्म यूज़ किया E और दूसरा यूज़ किया V। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूँ, E स्टैंड्स फॉर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल भी आप इसको नाम देते हैं। दिस इज नोन एज टर्मिनल
पोटेंशियल। यस बच्चों, दैट इज नोन एज ईएमएफ, सेकंड वन इज टर्मिनल पोटेंशियल। अब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? ईएमएफ जो बैटरी मैक्सिमम अपना देने की कोशिश करती है, तो इसलिए बोलते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट, जो हमें ओपन सर्किट में कंडीशन में मिलती है। प्रैक्टिकली बेटा हम लोग ईएमएफ हम लोग पोटेंशियोमीटर के हेल्प से निकालेंगे, वो आगे हमारे इसी चैप्टर में है। और अगर हम क्लोज सर्किट में मेजर करते हैं तो रेजिस्टेंस कुछ ड्रॉप कर देता है, तो हमें एक्चुअली आप मान लो जो रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा, और जो बैटरी देने की कोशिश करता है वो ईएमएफ होता है। खैर ये बात रही हमारी। अब हम बात करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता कैसे, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपको ये बात तो पता है। व्हेन यहाँ पे जनरली बेटा आपको एक छोटी सी बात बताऊँ मैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक की भी लगा देते हैं। यस, वी आर गोइंग टू कनेक्ट अ की ऑल्सो, की ऑन एंड ऑफ करने के लिए। बेटा जब की ऑफ रहेगी, यस, व्हेन की इज ऑफ, व्हेन की इज ओपन, आप बोलिए की इज ओपन, ओपन कंडीशन ऑफ कंडीशन होती है। यस, जब की हमारी ओपन रहेगी बच्चों, देन करंट हमारा रहेगा जीरो। करंट क्या रहेगा मित्रों? जीरो रहेगा इन दैट केस। एंड व्हेन की इज क्लोज्ड, जब की क्लोज्ड होगी, की इज क्लोज, जब हमारी की क्लोज्ड हो जाएगी बच्चों, तो क्या कंडीशन होगी मैं आपको बताता हूं। देखिए V जो हमारा पोटेंशियल है, V इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। एंड तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो I इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो हमें पोटेंशियल मिलेगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, वो हमें वोल्टेज V मिलेगा, और इसमें करंट लेट से बेटा आई करंट इसमें फ्लो करेगा। अभी हम छोटी छोटी बातें देख रहे हैं, तो अभी हम कनेक्ट करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को। यस बच्चों, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारा जो आई है वो V बाई आर होगा। अब यहाँ पे बाकी डेरिवेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं बाजू में इस फिगर के, आपको समझाने के मकसद से। बच्चों देखो, अगर मैं टोटल ईएमएफ की बात करूँ, सर्किट में टोटल करंट की बात करूँ, तो आई किसके बराबर होगा? E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? दैट विल बिकम आई आर प्लस आर। क्या हो जाएगा? आई आर प्लस आर हो जाएगा। वी विल से दैट आई आर इंटू आई आर। यस गाइज, तो यहाँ से अगर मैं आई आर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी ई माइनस आई आर अपॉन में आई। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यस बच्चों, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू को प्रॉपरली लिखूँ तो E बाई आई अपॉन माइनस आई आर अपॉन आई, आई से आई कैंसिल हो गया मित्रों। यस, आई से आई कैंसिल हो गया। स्मॉल आर विल बिकम E बाई आई माइनस आर। अच्छा देखो, E बाई आई माइनस आर तो हो गया, और I की वैल्यू आपने यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे अगर आप, तो क्या बन जाएगी कंडीशन स्मॉल आर की? स्मॉल आर की कंडीशन बन जाएगी E अपॉन V बाई आर माइनस आर। आर कॉमन हो जाएगा, और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा E बाई वी माइनस वन इंटू आर। दिस इज द बेसिक इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला वेयर E इज EMF, V इज वोल्टेज एंड एवरीथिंग। यस बच्चों, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आपको दो छोटे छोटे फॉर्मूले रखने हैं, कंडीशंस दो और इसमें ध्यान रखनी है, वाइल चार्जिंग एंड वाइल डिस्चार्जिंग। यस बच्चों, छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना। E को हम लोग नाम देते हैं EMF, और V को हम नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। जी हाँ बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल। तो कंडीशंस दो आपके यूज़ होंगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कंडीशंस क्या क्या यूज़ होंगी इसमें। कंडीशन नंबर 1, वाइल डिस्चार्जिंग, मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज कर रही है, बैटरी करंट को, मतलब बैटरी में से करंट बाहर निकल रहा है, चार्ज बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो वाइल डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा बच्चों? डिस्चार्जिंग के दौरान होगा E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर हो जाएगा। वाइल डिस्चार्जिंग क्या रहेगा, ये आपको अभी फॉर्मूला हमने बताया। यस, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से समझें तो आई इज इक्वल टू, अभी ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको, आई आर प्लस आई आर हो जाएगा बच्चों। तो E बराबर किसके है? यस, यहाँ से अगर मैं जनरल, सॉरी, ये बच्चों जो अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो आपका I इंटू आर है, यहाँ से देखिए I इंटू आर किसके बराबर था? V के बराबर था। तो यहाँ पे आप V पुट कर देंगे तो V प्लस आई आर इज इक्वल टू E हो जाएगा। तो यहाँ से V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। ये आपको फॉर्म ध्यान रखना है, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर डिस्चार्जिंग ओनली। यस बच्चों, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
डिस्चार्जिंग पर्पस, ये चार्जिंग के लिए अपना एप्लीकेबल नहीं होगा मित्रों। यस, चलिए बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइल चार्जिंग, यस बच्चों अगर हम बात करते हैं वाइल चार्जिंग, पहला हमारा डिस्चार्जिंग के अक्रॉस था, अगर हम दूसरा बात करते हैं वाइल चार्जिंग, जस्ट अ सेकेंड, वाइल चार्जिंग, आपको ध्यान रखना है चार्जिंग के दौरान हमारा जो ये V होगा वो E प्लस आई आर के बराबर हो जाएगा, दैट विल बिकम E प्लस आई आर। तो दिस इज द बेसिक थिंग। अब हम नेक्स्ट मोड पे चलेंगे चैप्टर के, दैट इज किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एवरीथिंग। यस बच्चों, तो पहला टॉपिक हमारा होगा किरचॉफ्स लॉ। न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे बेटा इसके ऊपर, हम बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स पे चलेंगे। दैट विल बिकम किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, दो किरचॉफ्स लॉ हमारे में हैं, केसीएल और केवीएल। तो पहले को हम लोग बोलते हैं केसीएल, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। यस बच्चों, दिस इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आल्सो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। केसीएल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम बेटा होता है जंक्शन रूल, भी इसको हम लोग नाम देते हैं। चलिए बेटा फटाफट देखते हैं, तीनों नाम मैंने आपको बता दिए, जंक्शन रूल क्या कहता है, कैसे होता है, क्यों होता है, देख लेते हैं बच्चों। ये रूल ये कहता है कि मान लीजिए लेट्स से वी हैव टेकन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, बहुत सारे वायर एक पॉइंट पे, जंक्शन एक पॉइंट पे हमने बांध दिए, कुछ में करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, लेट से I3 भी आ रहा है, यस, I4 जा रहा है और I5 भी आपका जा रहा है। यस बच्चों, तो रूल क्या कहता है, द करंट एट द स्टेटमेंट कहता है, इट स्टेट्स दैट in any network of the conductors the algebraic sum of the current at the meeting point at the junction will be 0। तो क्या कहता है स्टेटमेंट इसका, the in any network, यस बच्चों, किसी भी नेटवर्क में द algebraic sum of current at the junction will be 0। क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब समीशन आई इज इक्वल टू 0 रहेगा एट दिस जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट पे जो आई रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। सॉरी गाइज, अच्छा समीशन आई 0 रहेगा, बस एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बेटा, आने वाले को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो जाने वाले को आप नेगेटिव लेंगे। यस, तो यहाँ पे I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I4 जा रहा है और I5 जा रहा है। यस, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, I1 आने वाला प्लस I2 आने वाला प्लस I3 आने वाला माइनस I4 जाने वाला माइनस I5 जाने वाला इज इक्वल टू 0। तो आने वाला प्लस आने वाला प्लस आने वाला माइनस जाने वाला माइनस जाने वाला, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो मतलब नेट करंट जितना आएगा बच्चों किसी पॉइंट पे उतना ही करंट जाएगा। जी हाँ बच्चों, दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज आल्सो नोन एज केसीएल। दूसरा हमारा रूल है बच्चों केवीएल। यस बच्चों, सेकेंड रूल इज नोन एज किरचॉफ्स, यस जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, दिस सेकेंड रूल इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेकेंड लॉ का नाम होता है, लूप लॉ भी बोलते हैं और आपको इसको सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, मैं सीधे पॉइंट पे बताऊंगा। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट द algebraic sum of product of current and the resistance and its EMF is 0। मतलब किसी भी क्लोज सर्किट में बच्चों, यस, फॉर एनी क्लोज सर्किट द सम ऑफ E प्लस आई आर विल बी 0। यस, दिस इज द सेकेंड लॉ। अब इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको सीखना चाहिए कैसे लेते हैं। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे हम लोग रूल लगाएंगे। मान लेते हैं बच्चे दो बैटरी हैं, हम लोगों ने दो बैटरी, जस्ट अ सेकेंड, यस गाइज, वी आर गोइंग टू टेक टू बैटरीज। पहला हमारा EMF E1 EMF की बैटरी है, उसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा है R1, यस बच्चों, और बीच में एक दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा यहाँ पे एक तीसरा रेजिस्टेंस है E2, जस्ट अ सेकेंड,
हाँ जी, तीसरा रेजिस्टेंस है E2, EMF है E2 और रेजिस्टेंस है R2, रेजिस्टेंस है R2। ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। लेट्स से ऐसे मान लिया, स्मॉल और कैपिटल आर से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे बच्चों। जितना करंट एक बैटरी में से निकला, मान लो इसमें से I1 करंट निकला, तो ये ज़रूरी है उसमें I1 करंट ही एंटर करेगा। सिमिलरली जितना करंट इसमें से निकलेगा उतना ही करंट इसमें एंटर करेगा। दोनों पॉइंट्स आके यहाँ मीट करेंगे और इधर आके जाके आगे जाएगा और I1 प्लस I2 करंट इसमें फ्लो करेगा। क्या किया बच्चों, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ से करंट निकला और ये ऐसे आया, सिमिलरली यहाँ से करंट निकला और ये ऐसे आया। जितना करंट एक बैटरी में से निकलेगा उतना ही उसके अंदर जाएगा। यस, तो सिमिलरली मैंने ये बात आपको बता दी। E1 जितना करंट E1 ने निकाला I1 उतना ही करंट उसके अंदर एंटर किया। एट दिस जंक्शन पॉइंट पे ये दोनों करंट मिलके इधर की तरफ I1 प्लस I2 फ्लो करने लग गया। खैर बेटा, नेक्स्ट थिंग इज लाइक वी नीड टू अप्लाई द KVL। सबसे पहले KVL अप्लाई करने का मेरा अपना तरीका है बच्चों। एक अपना फिक्स डायरेक्शन मान लो, मैंने इसमें ये डायरेक्शन मान ली और इसमें ये डायरेक्शन मान ली। आपकी श्रद्धा है, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। यस बच्चों, और क्या करो, सबसे पहले जैसे मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ ABCDE और F, ABCDEF। यस बच्चों, तो हम पहले लूप लेंगे ABCD। अगर हम लूप ABCD लेंगे, लूप ABCD, हाँ जी बच्चों, अगर मैं लूप ABCD लूँगा मित्रों, यस जस्ट अ सेकेंड, ABCD लूप लूँगा तो ABCD लूप में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, R1 रेजिस्टेंस रहेगा इसमें, और इसमें रेजिस्टेंस R2 रहेगा। अच्छा, ABCD लूप में अगर हमारा जो बैटरी है बच्चों, यस दिस इज योर बैटरी हमारी डायरेक्शन में जो हमने एज्यूम करी है, ये हमने एज्यूम करी है हमारी डायरेक्शन में करंट देगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और हमसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट देगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे कि हमने ये वाली डायरेक्शन मानी है एंटी क्लॉकवाइज, और करंट भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज, करंट बाहर यहाँ से बैटरी से बच्चे करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और वो हमारी डायरेक्शन में, देखो ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे, तो हम बैटरी का EMF लेंगे पॉजिटिव। कैसा लेंगे बैटरी का EMF, पॉजिटिव लेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे E1। इस लूप में एक ही बैटरी में है तो एक ही बैटरी लिखेंगे, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है, एक रेजिस्टेंस है R1, उसमें करंट कितना जा रहा है, उसमें करंट जा रहा है I1, तो हम लिखेंगे I1 R1। यस बच्चों, प्लस दूसरा रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, और उसमें करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, अगर करंट हमारी डायरेक्शन में जा रहा है दोनों में तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। यस, इसमें हमारी डायरेक्शन में करंट जा रहा है इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसमें हमारी डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए भी हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, मतलब पहली इक्वेशन की हमने ऐसी इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। जी हाँ बच्चों, यस जी हाँ बच्चों, वी हैव रिटन ओवर हेयर। सेकेंड लूप के लिए हम लिखेंगे CDEF, सेकेंड लूप के लिए लिखेंगे हम लूप सेकेंड CDEF इज द सेकेंड लूप। सेकेंड लूप के लिए हम लिखेंगे बच्चे, अगर हम कंडीशन लिखेंगे तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमारी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, हमारी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो E2 विल बी अगेन पॉजिटिव। यस, इज इक्वल टू, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R2 रेजिस्टेंस है, इसका करंट कितना है, I2 है, प्लस R3 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस में या R3 रेजिस्टेंस है, उसमें करंट कितना है, I1 प्लस I2। आप ध्यान से समझें बेटा, तो सब सेम डायरेक्शन में है। अब मैंने ऐसे एज्यूम किया कि सेम डायरेक्शन में आए, तो बच्चे आपको ऐसे इक्वेशन लिखनी आपको आनी चाहिए जो कि आपकी फर्दर अभी यूज़ होगी जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, आप फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया है। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ अवर व्हीटस्टोन। हमारा टॉपिक है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर हमारा मीटर ब्रिज भी बेस्ड होता है बच्चों, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। पहली बात तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इट इज़ अ स्पेशल सर्किट। पहली बात आप ऐसा ध्यान रख लें कि इट इज़ स्पेशल सर्किट, ये एक स्पेशल प्रकार का सर्किट होता है जिसमें हम लोग अरेंजमेंट करते हैं रेजिस्टर्स का और बैटरी वगैरह लगाते हैं, और उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे बच्चों। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको देखेंगे। तो इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ द सर्किट, स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट यस बच्चों, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द सर्किट। अब इस सर्किट में क्या होता है बच्चों, दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर। बच्चों इस सर्किट में हम लोग बेसिकली वी आर गोइंग टू कंसीडर टू रेजिस्टर्स, आई मीन two resistors in this part. Just a second, I am going to draw over here.
वी आर गोइंग टू टेक टू रेजिस्टर्स, एक रेजिस्टर्स P लेंगे बच्चों, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर Q लेंगे, तीसरा रजिस्टर R लेंगे और चौथा रजिस्टर S लेंगे. We are going to take P, Q, R, S. These are the four resistors which are connected and in between इन दोनों के बीच में एक हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बच्चों, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और बाहर से बच्चे इन दोनों टर्मिनल्स को एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो दिस सर्किट इज अ स्पेशल सर्किट दैट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज. अब इसमें क्वेश्चन पूछता है क्या गैल्वेनोमीटर और बैटरी को रिप्लेस कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये आपको ध्यान रखना है. फटाफट मैंने आपको बताया बच्चों. मान लेते हैं कि ये जो ईएमएफ है, बैटरी ईएमएफ ई है, ये आई करंट यहाँ से देती है. तो आई करंट यहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. लेट से इस पार्ट में I1 चला गया तो इस वाले पार्ट में चला गया I माइनस I1. इस पॉइंट पे आके फिर से आपका IG इधर की तरफ गया तो इधर क्या गया? I1 माइनस IG. इन दिस पार्ट, हाँ जी, इस पार्ट में चला गया I1 माइनस IG. यहाँ पे आके फिर से ये आगे जुड़ गया तो हमारी कंडीशन क्या बन गई? I माइनस I1 प्लस IG और यहाँ पे अगेन सबको जोड़ोगे तो I ही मिलेगा और I ही एंटर करेगा. दिस इज एग्जैक्टली द करंट, जो हमने करंट को डिवाइड किया है. करंट को डिवाइड किया है बच्चों, ध्यान से देखेंगे. I1 I माइनस I1, यहाँ जाके IG, गैल्वेनोमीटर में IG करंट गया और इधर I1 माइनस IG चला गया. यहाँ आके दोनों जुड़ गए, I माइनस I1 प्लस IG, यहाँ जुड़ के आगे I की तरफ फॉरवर्ड में फ्लो कर गए. जी हाँ बच्चों. अब बेसिकली हम लोग दो लूप्स लेंगे. यहाँ पे दो लूप्स में हम लोग एक स्पेशल कंडीशन होती है दैट इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. एक स्पेशल कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की बच्चों, हम सभी को ध्यान रखनी है आप लोगों को. दैट इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. इसमें क्या होता है, मान लेते हैं चार रेजिस्टेंसेज हैं P, Q, R और S. तो P बाई Q जो होता है वो R बाई S के बराबर होता है. P बाई Q इसमें R बाई S के बराबर होता है. दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन. ये और ये कब होता है बच्चों? ध्यान रखेंगे, जब गैल्वेनोमीटर जो हमारा है, ये वाला गैल्वेनोमीटर है, ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करे. गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन जिसको आप बोलते हैं. बच्चों ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी का प्रैक्टिकल फॉर्म जो हम पढ़ेंगे वो मीटर ब्रिज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. तो गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन. नल डिफ्लेक्शन का मतलब उसके क्रॉस कोई भी करंट ना जाए. कोई भी करंट ना जाए मतलब IG शुड बी इक्वल टू 0. तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो हमने कंडीशन ड्रॉ करी है ये वाली, दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन. यस बच्चों, दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन. और इस बैलेंस्ड कंडीशन में हमारा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होता है. P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होता है. IG शुड बी इक्वल टू 0 इन दिस केस. यस गाइज, चलिए हम आगे की तरफ चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे चीज़ों को कि ये बैलेंस कंडीशन आती कैसे. एग्जाम में प्रूफ पूछ लेता है. बच्चों देखो, हम दो लूप्स मान लेंगे यहाँ पे ABCD. अगर हम लूप देखें तो एक लूप हो गया ABC और दूसरा हो गया ACD. यस, तो हम लोग लूप देखेंगे बच्चों. लूप पहले हम देखेंगे ABC. जो आपको KVL पढ़ाया है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. बच्चे हम क्या करेंगे, एक डिफाइंड डायरेक्शन में हम मान लेंगे अपनी तरफ से. इसमें भी ऐसी डायरेक्शन मान ली और इसमें भी ऐसी डायरेक्शन मान ली. करंट अगर हमारी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो प्लस लेंगे, अगर अपोजिट में जा रहा होगा तो हम माइनस लेंगे. चलिए, तो P के क्रॉस कितना करंट जा रहा है ध्यान से देखिए. इफ वी विल सी, तो बच्चों P के क्रॉस कितना करंट जा रहा होगा अगर आप ध्यान से देखें तो P के क्रॉस करंट जा रहा है I1 और हमने जो डायरेक्शन मानी है, यस, जो हमने डायरेक्शन मानी है उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है बच्चों. तो ये कंडीशन बन जाएगी P इंटू I1. यस, आगे गए, आगे इसी लूप में हम आगे की तरफ मूव करके आए तो हमें मिला G गैल्वेनोमीटर है बेटा और इसमें रेजिस्टेंस है वो भी G है. तो G में रेजिस्टेंस भी G हम मान ले रहे हैं और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, IG फ्लो कर रहा है. तो हो गया G इंटू IG. नेक्स्ट और आगे हम घूम के आए तो हमने देखा R में करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था इसलिए हमने इसको माइनस साइन से रिप्लेस किया तो I माइनस I1 हो गया. सर्किट में EMF 0 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे. बच्चों
देखो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन अगर हमें नल पॉइंट चाहिए या डिफ्लेक्शन, हमें नल डिफ्लेक्शन चाहिए गैल्वेनोमीटर में, तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, IG की वैल्यू जीरो पुट करेंगे हम। तो इस इक्वेशन में जब हम IG जीरो पुट करेंगे बच्चों, यस, इफ वी आर गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ IG एज जीरो, तो ये हो जाएगा P इंटू आई वन, यस, this will become P into I1 minus RI minus I1 is equal to 0. It means P I1 is equal to RI minus I1। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर ली बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान ली हमने, एक नल डिफ्लेक्शन के हिसाब से बना ली। अब बनाएंगे बेटा हम सेकंड इक्वेशन इसी के लिए। इस लूप में हमारी लूप कौन सा है, ACD, तो हम यहाँ पे पड़ोस में लिखेंगे लूप ACD। अगर आप ध्यान से देखें तो लूप ACD में हमने ये वाली डायरेक्शन मानी है, दिस डायरेक्शन वी हैव कंसीडर्ड, दिस डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन हमने मानी है। तो बच्चों Q में कितना करंट फ्लो कर रहा है, सर Q में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है I1 माइनस IG, Q I1 माइनस IG। आगे गए तो S में हमारा कितना, S में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी हुई है वो ऐसे मानी हुई है इस डायरेक्शन में, और करंट ऐसे जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस S I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG। नेक्स्ट गए, आगे हमने देखा गैल्वेनोमीटर में भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमने ले लिया माइनस G। यस बच्चों, अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, यस दैट विल बिकम -GIG। इसमें भी हमारा आप ध्यान से देखें तो कोई भी इस वाले सर्किट में भी हमारा कोई भी क्या चीज़ नहीं है, कोई भी इस कंडीशन में हमारा बैटरी नहीं है बच्चों। तो बैटरी नहीं है तो हम लोग बिल्कुल बैटरी की जगह ज़ीरो मान लेंगे। चलेंगे अपने इक्वेशन की तरफ। जी हाँ बच्चों, वी विल मूव टुवर्ड्स द इक्वेशन। इक्वेशन में फिर से हम नल पॉइंट जीरो पुट करेंगे, मतलब डिफ्लेक्शन हम जीरो लेंगे, तो IG की वैल्यू हमें फिर से जीरो पुट करनी पड़ेगी। इफ़ वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ IG जीरो, तो ये IG आपका जीरो हो जाएगा, ये IG जीरो हो जाएगा और ये IG जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, Q इंटू I1 माइनस S I माइनस I1, IG जीरो हो गया, माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो Q इंटू I1 इज इक्वल टू एस आई माइनस I1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप ध्यान से देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, यस, और दूसरी इक्वेशन ये वाली आ गई। जी हाँ बच्चों, दो इक्वेशन आ गई। अगर हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट को सेकेंड से, तो हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2। एक को दो से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा P इंटू आई वन अपॉन Q इंटू आई वन इज इक्वल टू R इंटू आई माइनस आई वन अपॉन एस आई माइनस आई वन। यस बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो I1 से I1 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारी जो कंडीशन थी दैट इज P by Q is equal to R by S। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। और ये कब होती है, जब IG जीरो हो। IG जीरो का मतलब क्या होता है मित्रों, IG जीरो का मतलब होता है जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना करे। तो दिस इज द डेरिवेशन दैट मे आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। जी हाँ बच्चों, दिस डेरिवेशन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो प्लीज रिमेंबर दिस डेरिवेशन। चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मीटर ब्रिज। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीटर ब्रिज, जिसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मीटर ब्रिज, जिसका नाम होता है मीटर ब्रिज। अगर आप मीटर ब्रिज देखो बच्चों, जो हमने ऊपर सर्किट पढ़ा वो हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज या इसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। इसका दूसरा नाम भी होता है दैट इज नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। मित्रों, अभी कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। देखो बेटा, हम इधर पड़ोस में सबसे पहले हम व्हीटर ब्रिज हम ड्रॉ करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है। एक हम कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड की टुकड़ा लेते हैं, और उस कार्डबोर्ड पे हम लोग 2-3 कॉपर स्ट्रिप्स लगा देते हैं। अब वो कैसे होंगी कॉपर स्ट्रिप्स, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, कॉपर स्ट्रिप्स विल बी लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। यस, जस्ट अ सेकेंड। कॉपर स्ट्रिप्स एक ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी कॉपर स्ट्रिप हम यहाँ पे ले लेंगे। जी हाँ बच्चों, तीसरी कॉपर स्ट्रिप हम यहाँ पे ले लेंगे, एंड दीज कॉपर स्ट्रिप्स आर ऑब्वियसली कंडक्टिंग। सबको ही पता है
कॉपर स्ट्रिप्स जो होंगी आपकी ये कंडक्टिंग नेचर की होंगी। अब ये होता क्या है आपको बताऊं अगर अच्छे से, तो ये आपका मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म, मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता है। जी हाँ बच्चों, और इसमें कैसे काम चलता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए बच्चों, हमने कॉपर स्ट्रिप्स ले लिए, ये बहुत सारी कॉपर स्ट्रिप्स ले लिए, दीज आर ऑल आर कॉपर स्ट्रिप्स, जिनको मैं पेंट कर रहा हूँ ये सारी आपकी कॉपर स्ट्रिप्स हैं। कॉपर स्ट्रिप्स आर कंडक्टिंग इन नेचर, सबको ही पता है। दिस इज ऑल्सो अ कॉपर स्ट्रिप, दिस इज ऑल्सो अ कॉपर स्ट्रिप। जी हाँ बच्चों, दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स। यस गाइस, अब कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में यहाँ पे इन द सेंस इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स बताते हैं, लगा देते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने का मतलब होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स इज द बॉक्स विच इज हैविंग, एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा मान लीजिए कि गिवन रेजिस्टेंस है बस, ठीक है। दूसरा, हम इधर की तरफ एक अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे S, जिसकी हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यस बच्चों, एंड दिस इज 1 मीटर वायर। ये जो आपको नीचे ये दिख रहा है, ये आपको, ये बच्चों ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज 1 मीटर वायर। इसको हम लोग 1 मीटर का वायर लेते हैं और इसके नीचे जो है हम लोग एक स्केल लगा देते हैं जिस पे हम रीडिंग लेते हैं। इस पे 0 से 100 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली 1 मीटर का मतलब 0 से 100 सेंटीमीटर की इस पे स्केलिंग होती है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इसके बीच में एक पॉइंट लेते हैं, बीच से एक वायर कनेक्ट करते हैं, उस वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से जॉकी लगाते हैं और जॉकी से नल पॉइंट इस पे ढूंढते हैं। नल पॉइंट आपको बताया था मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज में कि एक स्पेशल पॉइंट होता है जहां पे हमें डिफ्लेक्शन 0 मिलता है, किसके क्रॉस, गैल्वेनोमीटर पे। यस बच्चों, देखिए नल पॉइंट वाला पॉइंट मान लीजिए एक कोई भी पॉइंट है, लेट्स से एक कोई पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट A मान लिया, ये वाला पॉइंट C मान लिया, तो नल पॉइंट जिस पे B मिल रहा है, तो बेटा एक रेजिस्टेंस इधर की तरफ हो जाता है आपका, दैट इज नोन एज RAB। क्योंकि बेटा ये वायर जो होता है वो मैग्नीनिन का बना होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होता है इन वायर्स का। जी 1 मीटर का वायर है, इसमें रेजिस्टेंस होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट हमें नल पॉइंट मिल गया, तो ये इधर वाली लेंथ इस दिस लेंथ इज अनदर रेजिस्टेंस एंड इधर वाली लेंथ एक अनदर रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस होगी। तो ये RAB इधर का रेजिस्टेंस मान लिया, RBC इधर का रेजिस्टेंस मान लिया। आप ध्यान से अगर पड़ोस में इसके मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाऊं तो देखो, बीच में पहले मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। सबसे पहले हमने बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर के बाद गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस R है, तो हमने पड़ोस में एक रेजिस्टेंस इधर की तरफ R लगा दिया, R रेजिस्टेंस लगा दिया। यस बच्चों, और अगर आप ध्यान से समझें तो फिर R से कनेक्टेड एक दूसरा रेजिस्टेंस है RAB, तो इससे कनेक्टेड एक दूसरा रेजिस्टेंस है RAB। सिमिलरली बच्चों, इधर की तरफ आप जाएं तो इससे कनेक्टेड S लगा हुआ है और S से ही कनेक्टेड लगा हुआ है RBC, तो ये रेजिस्टेंस RBC हो जाएगा। बच्चों इस पॉइंट से लेके, यस मैं फिर से इस पॉइंट पे आता हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हम लोग एक बैटरी लगाते हैं, यस ड्राइविंग बैटरी लगाते हैं जिसका EMF हमारा होगा E, तो E इज़ द EMF ऑफ द बैटरी। सिमिलरली जैसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाते थे यहाँ पे एक बैटरी। तो बच्चों क्या होता है, ये जो हमारा मीटर ब्रिज होता है ये प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, किस चीज़ का, ये होता है प्रैक्टिकल फॉर्म आपका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म। यस बच्चों, अब कुछ कंडीशंस होती हैं। ये जो वायर है आपको दिख रहा है, दिस वायर, ये दिस वायर इज एग्जैक्टली मेड अप ऑफ मैग्नीनिन, मैग्नीनिन का बना होता है। तो इस वायर की कुछ कंडीशंस हम लोग मान लेते हैं। लेट अस से कि R इज द रेजिस्टेंस, या स्मॉल r आप ले लीजिए। यस बच्चों, हम लोग ले रहे हैं स्मॉल r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम लोग इसकी लेंथ मान लेते हैं बच्चों L है, नल पॉइंट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये कनेक्शन लगा के हम लोग जिस अरेंजमेंट में R और S लगा होता है उसी हिसाब से हम नल पॉइंट इस पर सर्च करते हैं, जॉकी को इधर उधर मूव करते हैं, इधर भी मूव करते हैं और इधर भी मूव करते हैं। तो एक पॉइंट हमें नल पॉइंट मिल जाएगा जिस नल पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो नल पॉइंट में एक रेजिस्टेंस RAB मिला और एक अगर इधर L है तो इधर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 100
माइनस एल। जी हाँ बच्चों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करेंगे, दिस विल का 100 माइनस एल। तो अगर मैं आर ए बी का रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूं तो आर ए बी के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू एल, क्योंकि आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली बच्चों अगर मैं आर बी सी लिखता हूं तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर। These are the two things that we have to understand. Yes बच्चों, और R यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस है, दिस R इज अ नोन, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। बच्चों आपके लैब में मिल जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स। फिलहाल एक चीज ध्यान रख लीजिए, R इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, या फिर इसको नोन रेजिस्टेंस भी हम लोग बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज नोन रेजिस्टेंस। यस बच्चों, और जो दूसरा S है जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड, जस्ट अ सेकंड, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन जिस पे हमें नल पॉइंट मिला है बच्चों, तो अगर हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज में देखें तो R बाई एस इज इक्वल टू आर ए बी अपॉन आर बी सी हो जाएगा। यस, तो बैलेंस्ड कंडीशन में जो हमने अभी पढ़ा पिछले वाले टॉपिक में, बैलेंस्ड कंडीशन में R बाई एस इज इक्वल टू आर ए बी अपॉन आर बी सी हो जाएगा। गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S। तो R बाई एस, ये आर ए बी कितना है, आर ए बी है आर इंटू एल, तो जिसको हम आर इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा, आर इंटू 100 माइनस एल। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एस की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। देखो आर आपका ऑलरेडी नोन रेजिस्टेंस है, लेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे जॉकी से उसकी रीडिंग पढ़ने के बाद। तो दिस इज द मीटर ब्रिज। इसके ऊपर बच्चे न्यूमेरिकल आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों पोटेंशियोमीटर। यस गाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों डिवाइसेस से एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आपका जरूर आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज टू यूज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। यस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी मच सेंसिटिव देन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बेटा यूज जब नहीं करते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर थोड़ा कम सेंसिटिव होता है, पोटेंशियोमीटर आपका ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यस बच्चों, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, अ डिवाइस विच इज, ये बेटा पीडीएफ आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूज टू मेजर, यस, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं बच्चों, और कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं फटाफट। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गिवन वायर या गिवन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस्ड लेंथ। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है बच्चों, इसका जो प्रिंसिपल है, मैं सीधे पॉइंट पे लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं सब कुछ आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू प्रूव दिस ऑल्सो। पोटेंशियल ड्रॉप को हम प्रूव भी करेंगे कैसे कैसे होता है, लेकिन अभी हम फटाफट देख रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस्ड लेंथ। अब ये बैलेंस्ड लेंथ होती क्या है, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू L, अभी ध्यान रख लीजिए इतना फिलहाल के लिए। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं क्या होता है पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले बेटा पोटेंशियोमीटर में भी बिल्कुल सेम, हम जैसे उसमें हम लोग कनेक्ट करते थे, हम बिल्कुल सेम एक स्क्वायर कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट द स्ट्रिप लाइक दैट। यस, जस्ट अ सेकेंड। यस बच्चों, हम बिल्कुल सेम वैसे ही, आप ऐसे मान के चलिए, यहाँ पे एक स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, यस, मैं फिगर चाहूँ तो पहले से बना सकता हूँ, बट बच्चों आपको सामने बनाने में ये फ़ायदा रहता है कि आप लोग समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हाउ टू ड्रॉ दिस थिंग इन द एग्ज़ाम। यस, तो हम लोग बच्चों क्या लेंगे, हम लोग फिर से ऐसे ही
स्ट्रिप्स लेंगे, ये सारी कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, और कॉपर की स्ट्रिप्स से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो पोटेंशियोमीटर में हम ढेरों वायर लेते हैं, मीटर ब्रिज में सिर्फ एक वायर होता है बच्चों, पोटेंशियोमीटर में हम बहुत सारे वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। यस बच्चों, बहुत सारे वायर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने 3 ड्रॉ किए यहाँ पे, 4, 5, 6, जितना ज़्यादा पोटेंशियल वायर यूज़ करोगे उतना सेंसिटिव आपका पोटेंशियोमीटर रहेगा। जी हाँ बच्चों, तो बेसिकली यही कहता है, इस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक बैटरी लगी होती है। जी हाँ बच्चों, वी आर गोइंग टू कनेक्ट अ बैटरी इन बिटवीन दीज 2 टर्मिनल्स, एंड एक दूसरी बैटरी भी होती है बच्चों। यस बच्चों, वी आर गोइंग टू टेक द सेकेंड बैटरी ऑल्सो। सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग बैटरी। इतना ध्यान रख लीजिए, ज़्यादा बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम लोग। ये ड्राइविंग बैटरी होती है, ये बैटरी इसको चलाती है। तो ये जो दूसरी बैटरी होती है वी, इसके अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हम लोग इस बैटरी के अक्रॉस एक फिर से गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट देखो, यहाँ नीचे जो आपकी ये वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड, एक जरा स्केल बना दूँ, यहाँ भी बिल्कुल सेम स्केल होता है जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था। यस बच्चों, यहाँ पे स्केल होता है। जैसे देखिए, एक वायर 100 सेंटीमीटर का है, तो इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमेशा 0 रीडिंग यहाँ होगी, 0 से 100 रीडिंग यहाँ होगी, 100 के बाद 200 यहाँ होगी, 200 से फिर 300 यहाँ होगी, ऐसे 400, 500 आगे चलती जाएगी। अब मान लीजिए ये वाली लेंथ है, मान लीजिए 40 सेंटीमीटर, इधर से लेंथ 40 सेंटीमीटर आपको मिल गई, तो रीडिंग इसकी क्या ले ली जाएगी, 100 यहाँ चले और ये कितना चले, ये 60 चले, तो रीडिंग जो हमारे हिसाब से आएगी वो 160 आएगी। आपको रीडिंग लेना अच्छे से आना चाहिए, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे। यस, तो बच्चे ये ड्राइविंग बैटरी होती है। एक पोटेंशियल के लिए बैटरी हम लगाते हैं वी। देखो बच्चों, जितनी बड़ी ये बैटरी होगी उतना ज़्यादा इसका दूर नल पॉइंट होगा, और ये नल पॉइंट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपका, मतलब आपका नहीं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है, मतलब 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। जी हाँ बच्चों, तो जितनी बड़ी ये बैटरी लोगे उतना ज़्यादा इस पे, जैसे मान लीजिए आपने लिया लेट से 10 वोल्ट की बैटरी, और आपको नल पॉइंट मिल गया मान लीजिए 110 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली दिस इज सेंटीमीटर। जी हाँ बच्चों, अगर आपने मान लो ले लिया 20 वोल्ट का, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका नल जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा 220 सेंटीमीटर पे। यही की कहना चाहता है कि इस बैटरी को जितना बड़ा लोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट जो होता है जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होता है उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। तो बच्चों वहाँ पे डिफ्लेक्शन, तो यही इसका स्टेटमेंट है कि V इज प्रोपोर्शनल टू L। अब इसको प्रूव करने को कई बार आ जाता है, देखिए बहुत आसान सा प्रूफ है। देखिए बच्चों, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एज वी नो दैट, बेटा मैं अभी सिर्फ ज़्यादा डेप्थ में नहीं, इट्स अ क्रैश कोर्स, तो आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन योर एग्जाम्स। डेप्थ वाले एनालिसिस वाले वीडियोस आगे आएंगे जो बच्चे बाद में देख रहे हैं। बेसिकली ये आपका क्विक रिवीजन एंड क्रैश कोर्स वीडियो है। यस बच्चों, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें प्रूव करना है V इज प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा देखो, V इज इक्वल टू आई आर तो ठीक है सर, लेकिन प्रूफ करेंगे V इज इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर क्या होता है, रो L बाई ए, तो यहाँ से पता लग गया आई रो बाई ए इंटू एल, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि V इज प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ से, क्योंकि देखो करंट कांस्टेंट रहेगा सीरीज में सारे, रो रेजिस्टिविटी है ऑब्वियसली कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। यहाँ से हमें ये जो मैंने इतना पढ़ाया आपको, दिस इज होल द बेसिक पोटेंशियोमीटर इज। पोटेंशियोमीटर का मैंने प्रिंसिपल बताया, कैसे काम करता है, कैसे रीडिंग्स लेते हैं। बच्चों इसका एप्लीकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पोटेंशियोमीटर का बेसिक है। जनरली क्या आता है बेटा, एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने को आता है। तो चलिए हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ पोटेंशियोमीटर की। तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस और एक दूसरा कंपैरिजन ऑफ ईएम। पहला एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में पहला एप्लीकेशन है बच्चों टू कंपैरिजन ऑफ ईएम में पहला होता है, और दूसरा होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल दोनों कंपैरिजन, दोनों इसके एप्लीकेशन हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट है टू कंपेयर द ईएमएफ्स, टू कंपेयर द
EMF, दो EMF को हमें कंपेयर करना है। बच्चों हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज दिस इज द पोटेंशियोमीटर। और बच्चों पोटेंशियोमीटर में एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, हम बार बार बहुत सारे वायर नहीं कनेक्ट करेंगे, हम एक ही वायर बहुत थिक बना देंगे। थिक वायर का मतलब बहुत सारे वायर उसके अंदर सबमर्ज्ड हम लोग मान के चलेंगे। जी हाँ बच्चों, वी आर गोइंग टू टेक अ थिक वायर। अब ये थिक वायर जो है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे वायर हम लोग सबमर्ज्ड मान लेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे वायर हमारे जुड़े हुए हैं। जी हाँ बच्चों, एंड इसके ऑब्वियसली आपको पता ही है, ड्राइविंग बैटरी हमने लगा दी ई। यहाँ पे बच्चों क्या किया, इस पॉइंट से कनेक्ट करके एक दूसरी बैटरी लगा दी, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, यस गाइस, दो ईएमएफ्स हैं। लेट्स से आपके पास पहला ईएमएफ है E1 और दूसरा ईएमएफ है E2। दूसरे कलर के पेन से मैंने ड्रॉ किया है, दूसरा ईएमएफ है E2। इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो एक चीज़ होगी वो एक स्केल जरूर होगी। वी हैव टू टेक स्केल ओवर हेयर। यस गाइस, वी हैव टू टेक स्केल ओवर हेयर। यहाँ पे स्केल है, अब रीडिंग्स लेंगे। देखो बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम फॉर EMF 1 ऐसे प्रॉपर लिखेंगे। देखो ध्यान से देखना कैसे करना है सॉल्व। हम यहाँ पड़ोस में लिखेंगे फॉर EMF 1, फॉर EMF E1 आप लिखिए। E1 के लिए जब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहले गैल्वेनोमीटर लगा देंगे इससे कनेक्ट करके, और गैल्वेनोमीटर से हम उस पॉइंट पे, नल पॉइंट इस पे सर्च कर लेंगे। लेट्स से नल पॉइंट इज L1। तो फॉर EMF द कंडीशन विल बिकम E1 इज इक्वल टू, यस बच्चों, E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, क्योंकि आपका कंसेप्ट ही है ये, जो आपका वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो V इज प्रोपोर्शनल टू L1 होगा। तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाएगा E1 इज इक्वल टू KL1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे दूसरे EMF की। दूसरे EMF के लिए बेटा सेम ऐसे डैश 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 लाइनों से ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरे EMF के लिए भी हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और उसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा के उसके लिए हम लोग नल पॉइंट सर्च कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फॉर EMF E2, फॉर EMF E2। E2 के लिए हम देखेंगे, तो दोस्तों E2 के लिए जो ये प्रोपोर्शनलिटी होगी वो होगी L2 के प्रोपोर्शनल। यस बच्चों, तो E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड ओवर हेयर। तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू KL1, E2 इज प्रोपोर्शनल टू KL2। यस गाइस, दोनों हमारे EMFs आ गए। क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। जब एक को 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो E1/E2 किसके बराबर आ जाएगा, KL1 अपॉन KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा, L1/L2। जिस रेशियो में बच्चों L1 और L2 आएंगे आपके, यस, जिस रेशियो में L1 और L2 आएंगे उसी रेशियो में आपके EMF भी होंगे। तो वी हैव प्रूव्ड कि E1/E2 का हमें कंपेयर करना था, वो L1/L2 के आएंगे, और L1/L2 क्या होगा, वो हम लोग नल पॉइंट से निकाल लेंगे। जी हाँ बच्चों, सेकेंड हमारा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यस बच्चों, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यस गाइस, तो हमें सेकेंड एप्लीकेशन कैलकुलेट करना होगा, दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चे, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ इंटरनल रेजिस्टेंस ओवर हेयर। मतलब एक पहले हम पोटेंशियोमीटर मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हम बाद में मानेंगे। एक हम पोटेंशियोमीटर मान लेते हैं। यस गाइस, पोटेंशियोमीटर मान लेंगे एंड यस, दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स ओवर हेयर। और उन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एक थिक सी वायर मान ली, क्योंकि थिक सी वायर हमारा रिप्रेजेंट करेगी बहुत सारे वायर्स को, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। जी हाँ बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सेम वही कहानी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ड्राइविंग बैटरी लगानी पड़ेगी।
E1, ठीक है, E1 नहीं, E मान लेते हैं। ड्राइविंग बैटरी वी आर गोइंग टू से ड्राइविंग बैटरी इज E ओनली। यस गाइज, E मान लेते हैं। ओके, एंड बच्चों हमें एक बैटरी दे दी गई। यस, इसका नाम आप E डैश मान लीजिए, ड्राइविंग बैटरी को। हमें एक बैटरी दे दी गई E। अब E को बोला गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। जी हाँ गाइज, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में कैलकुलेट किया जाता है, और ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल जिसको आप नाम देते हो वो हमेशा क्लोज्ड सर्किट में रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों उसके पैरेलल में एक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, और रेजिस्टेंस बॉक्स में एक स्विच लगा दिया। यस, की लगा दिया। की ऑन होगी या ऑफ होगी, दो कंडीशन इसमें होंगी। की आपकी सॉरी, यस गाइज, हम लोग की दो कंडीशंस लेंगे, की या तो ऑन होगी या फिर की ऑफ होगी। अब देखो इसके क्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। सबसे पहले हमने रखी की ऑफ। देखो बेटा, जब की ऑफ रहेगी, मैं एक बार सच्चे समझा रहा हूं, कि ओपन कंडीशन जिसको आप बोलते हो उसको ऑफ बोलते हैं। जब की ओपन रहेगी ये वाली, दिस की इज ओपन, तो बेटा ये ईएमएफ मिलेगा हमें। और जब की क्लोज कर दोगे तो हमें पोटेंशियल मिलेगा। क्लोज सर्किट में पोटेंशियल मिलता है, ओपन सर्किट में ईएमएफ मिलता है। सबसे पहले हम की को ओपन रखेंगे, की को बंद नहीं रहेंगे, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी लगा के नल पॉइंट सर्च कर लेंगे। नल पॉइंट मान लेते हैं L1 लेंथ पे आ गई, तो व्हेन की इज ओपन वी विल search for null point. We will, just a second, search for null point. null point के लिए हम लोग सर्च करेंगे, और E इज प्रोपोर्शनल टू L1 आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, क्योंकि हमने ओपन सर्किट में रखा है तो एक प्रोपोर्शनल हमें L1 मिल जाएगा। क्योंकि हमने E को ओपन रखा है तो हमें EMF मिलेगा। यस गाइज, तो E इज इक्वल टू KL1 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन लेंगे, की को हम लोग कर देंगे, की को हम लोग कर देंगे क्लोज्ड। की को कर देंगे हम लोग क्लोज्ड, एंड वी विल सर्च फॉर नल पॉइंट। अब हम नल पॉइंट के लिए दोबारा सर्च करेंगे, तो हमारा पोटेंशियल आएगा V। यस, पोटेंशियल इस कंडीशन में क्या आएगा बच्चों, हम अब क्या करेंगे, जब इसको क्लोज कर देंगे तो ईएमएफ नहीं मिलेगा हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा V, और उसके अक्रॉस हमें लेंथ मिलेगी कोई और, लेस से L2 लेंथ हमें मिल गई। यस बच्चों, हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई L2 लेंथ। यस, अगर हमें L2 लेंथ मिल जाएगी नल पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू L2, मतलब V इज इक्वल टू KL2। और यहाँ पे R एक नोन रेजिस्टेंस है, इसको R इज अ नोन रेजिस्टेंस, यहाँ मैं पड़ोस में लिख दे रहा हूँ, R आपका नोन रेजिस्टेंस है बच्चों। तो E बाई V अगर हम डिवाइड, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, पहली वाली को दूसरी वाली से डिवाइड करेंगे, तो E बाई V इज इक्वल टू K बाई L1 बाई K बाई L2, K से K कैंसिल हो गया, L1 बाई L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर आप बात करो तो स्मॉल r क्या होता है, E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। देखो E बाई E और V की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इनका रेशियो हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा L1 बाई L2 इंटू आर। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास L1 बाई L2 भी रहेगी और रेजिस्टेंस R भी रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। यस बच्चों, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। यस बच्चों, एंड इसी चैप्टर में एक टॉपिक छोटा सा रह गया है, हीटिंग इफेक्ट। मैं फटाफट बता देता हूं वो भी, हीटिंग इफेक्ट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ के जाना बच्चे आप लोग। मैं आपको बता दूं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट में सबसे ज़रूरी है आपका जूल्स लॉ। जस्ट अ सेकेंड, सबसे ज़रूरी जो टॉपिक है इसके अंदर में वो है आपका जूल्स लॉ।
जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ कहता है भाई अगर एक रेजिस्टेंस है R, उसमें I करंट फ्लो करोगे T टाइम के लिए, तो हीट जो जनरेट होगी वो होगी I स्क्वायर RT। क्या है जी? हीट जनरेट होगी I स्क्वायर RT। अगर इसको प्रूफ करना है आप तो बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए वर्क डन क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से होता है Q इंटू वी। Q क्या होता है? IT, V होता है IR। तो आप सीधे लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द, या बेसिकली डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द गिवन सर्किट बच्चे। तो ये I स्क्वायर RT। सिमिलरली बच्चों पावर भी होता है इसमें, पावर के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अच्छा देखो I को वी स्क्वायर बाई आर भी लिख देते हैं, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो घबराना नहीं है उससे, इंटू आर, आर से आर छमछम हो गया तो हो गया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। दिस इज द हीट। पावर क्या होता है? पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर आप डी डब्ल्यू बाई डी टी, डब्ल्यू को लिखते हैं एफ डॉट एस, एफ कांस्टेंट है, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी वी होता है, तो पावर होता है एफ डॉट बी। पावर क्या होता है? एफ डॉट बी भी होता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा आप चाहें तो पावर को वर्क अपॉन टाइम या हीट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाता है, आई स्क्वायर आर आ जाता है। सिमिलरली पावर को आप वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर कर सकते हैं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम वी स्क्वायर बाई आर। पावर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, पावर का फॉर्मूला होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको PDF लिंक पे मिल जाएगा। यस बच्चों।